Hello. Now we are on the last topic of chapter number 4 and that is joint stock company. अब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये बात समझ लें, अगर आपको बहुत बड़ा वेंचर शुरू करना है, बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना है जिसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, लाइक आयरन स्टील कंपनी, सीमेंट इंडस्ट्री, ऐसे बड़े बड़े बिजनेस में बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा रिसोर्स चाहिए, बहुत सारा कैपिटल चाहिए और इवन बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। तो ये सब वेंचर बिना बहुत बड़े स्केल पे जब हम बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े स्केल से बिजनेस शुरू करने के लिए जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। अब हम समझते हैं, सबसे पहले इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। It is governed by Indian Company Act 1956। इसमें अमेंडमेंट हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर। अब ये गवर्न किया जाता है बाय द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। So it is governed by Companies Act 2013। पहले ये गवर्न होता था Companies Act by 1956। आगे चलते हैं, हाउ इट इज, इसकी डेफिनेशन, it is an artificial person created by law, having a separate legal entity with perpetual succession and common seat. I am repeating. It is an artificial person created by law, having a separate legal entity with perpetual succession एंड कॉमन सील। डेफिनेशन का एक एक वर्ड ही इसका फीचर बनेगा। तो सबसे पहला फीचर देखने जा रहे हैं, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनीज की रिगार्ड में जो हम बात करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, कंपनी आ गई, कंपनी आ रही है, इस कंपनी ने उसको खरीदा। तो एक जो हम इसमें डायलॉग्स यूज करते हैं वो ऐसे ही यूज करते हैं जैसे हम आमतौर पे एक पर्सन के लिए यूज करते हैं। बट ये है कैसा, आर्टिफिशियल पर्सन, दिखाई तो नहीं देता है। और जब ये पर्सन है तो इसे क्रिएट किसने किया, इसको क्रिएट किया लॉ ने। सो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे इंसान पैदा होता है, कंपनी पैदा होती है, कंपनी पैदा होती है, बर्थ लेती है बाय द लॉ। इंसान ग्रो होता है, कंपनी भी ग्रो होती है। इंसान भी बहुत लोगों के साथ अपने जीवन काल में रिलेशन बनाता है, कंपनी भी बहुत सारे रिलेशंस बनाती है। इंसान की डेथ होती है, कंपनी भी वाइंड अप होती है। तो इसका बर्थ होना बाय द लॉ, ग्रो होना बाय द लॉ। व्हेन द कंपनी एंटर इनटू रिलेशनशिप विद अदर कंपनीज, इट इज आल्सो बाय द लॉ एंड कंपनी आल्सो डाइज, कंपनी आल्सो क्लोज अप। कंपनी का भी लिक्विडेशन होता है, कंपनी भी वाइंड अप होती है, वो वाइंड अप भी फिर लॉ ही करवाता है। इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी एंड इट्स ओनर्स आर सेपरेट। Company and its owners are separate. Reliance and Dhirubhai Ambani or Mukesh Ambani are separate person in the eyes of law. In the eyes of law. Second, perpetual succession. इसका कहना होता है a man may go, a man may come, but company goes forever. Dhirubhai Ambani is no more, but Reliance is still running, still carrying on his business. So it has a perpetual succession. इंसान के आने जाने से, इसके मालिकों के आने जाने से इसकी ऑपरेशन पे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कम्स लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है जो हमने अनलिमिटेड वाला क्राइटेरिया पढ़ा था। अगर कोई ऐसा वक्त आया when the company's asset fall short या कंपनीज डेट एक्सीड द कंपनीज एसेट, so only company's asset would be taken into account to recover the debt. Personal assets would not be taken up into account. यहाँ पे limited liability through shares होता है। जिस इंसान ने कंपनी में जितना पैसा डाला मैक्सिमम डूबेगा तो उससे उतना ही पैसा, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज कॉमन सील। और जैसा हमने बोला इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके ओनर्स अलग हैं
अब ओनर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, ओनर्स एक नहीं, ओनर्स बहुत सारे हैं, बिकॉज जो इसमें पैसा लगाता है, जो कंपनी में शेयर खरीदता है, वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है, वो उसका ओनर कहलाता है। तो इस केस में कंपनी साइन कैसे करे? तो कंपनी साइन नहीं करती, कंपनी कॉमन सील का यूज करती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के अंदर शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आज कंपनी में मैंने पैसा डाला, आई परचेज द शेयर, ये शेयर किसी और को बेच दीजिए, अब वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। एंड देयर इज अ वेरी इजी प्रोसेस फॉर द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप, और बहुत चांसेस है इसके पूछे जाने के, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। एक नाम सुन के हम कैसे पता लगाएं वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? तो सबसे पहला आता है प्राइवेट कंपनी अपने नाम के लास्ट में, नाम के लास्ट में वर्ड यूज करती है पीवीटी एलटीडी। पीवीटी मतलब प्राइवेट, एलटीडी मतलब लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे सिर्फ वर्ड लिमिटेड यूज करती है। तो लास्ट नेम एडेड बाय द प्राइवेट कंपनी इज PVT Ltd and the last name added by the public company is only Ltd, that is limited. Second difference, minimum members for the private company is 2, minimum members for the public company is 7. For operating a private company, minimum number of directors is 2. For operating a public company, minimum directors are 3. For the minimum paid up capital, minimum paid up capital required for a private company is 1 lakh, and minimum paid up capital for the public company is 5 lakhs. Next is maximum number of members, shareholders in a private company is 50, and there is no maximum limit for the members in the public company. Next, statutory meeting, जिसे आप एनुअल मीटिंग भी बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज नॉट कंपलसरी फॉर द प्राइवेट कंपनी, बट स्टैट्यूटरी मीटिंग टू बी कंडक्टेड इट्स कंपलसरी फॉर एनी पब्लिक कंपनी। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फ्री। Next is cannot invite public for subscription through prospectus. It can invite public for selling of shares for subscription through prospectus. A very important question, difference between the private company and the public company. Next comes up. अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ अ कंपनी एंड लिमिटेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अ पब्लिक फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड लायबिलिटी। यहां पे आपको टेंशन नहीं है, बिकॉज लायबिलिटी लिमिटेड है। जितना लोन लिया था, जितना पैसा है, उससे पैसा और ऊपर नहीं जा सकता। जितने आपके बिजनेस एसेट्स हैं, उसी को बेच के रिकवरी की जा सकती है। आपके एक्युमुलेट किए हुए पर्सनल एसेट्स पे लोन रिकवरी का कोई भी जोर दबाव नहीं आएगा। दे वुड बी एज प्रोटेक्टेड। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ये एक एंटरप्रेन्योर को थोड़ा कॉन्फिडेंस देती है कि वो थोड़ा रिस्की वेंचर, बड़े स्केल पे बिजनेस हाथ में ले सके। नेक्स्ट इज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स। कंपनी के अंदर आप बहुत लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स एक्युमुलेट कर सकते हैं, जिससे आप बड़े स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं। यू कैन ओपन आयरन सीड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, सीमेंट, विच आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। तो ऐसे बड़े बड़े वेंचर जिसमें पैसा बहुत करोड़ों अरबों में चाहिए, यू कैन गो अप विद दैट। कंटिन्यूटी, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कंटिन्यूटी, परपेचुअल सक्सेशन। अ मैन मे गो, अ मैन मे कम, बट कंपनी गोज फॉर एवर। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। किसी के आने से, किसी के मरने से कंपनी के वर्किंग पे फर्क नहीं पड़ता।
नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आज आपने पैसा डाला, कल को आपको नहीं पसंद आ रहा तो शेयर किसी को बेच दो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर बड़ी इजीली ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट, ये आज हम सब लोग डिपेंड है कंपनी पे, सामान के लिए भी कंपनी पे, नौकरी के लिए भी कंपनी पे, और अपनी जीवन जीविका के लिए भी कंपनी पे। सो अल्टीमेटली वी ऑल आर डिपेंडिंग। एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनी पे डिपेंड है, सामान के लिए कंपनी पे डिपेंड है, तो ये सोशल बेनिफिट देती है। जिस कंट्री में कंपनीज काफी अच्छे से फ्लरिश करती है, काफी अच्छे से डेवलप होती हैं, ग्रो करती हैं, उस कंपनी में प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, लोगों के रोजगार के अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली कमी होती है डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन। जैसे सोल ट्रेडर में पढ़ा था, इजी फॉर्मेशन इजी क्लोजर, ना तो इसका इजी फॉर्मेशन है और ना ही इसका इजी क्लोजर है। सालों साल लग जाएंगे तब जाके कई कंपनी डेवलप होती है। उसके बाद एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कंपनी खुलती है तो गवर्नमेंट का इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखती है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अपनी नजर रखती है कंपनीज के ऊपर। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, बिकॉज हमने लगभग सुना है कंपनीज आती हैं फिर डूब जाती हैं, लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं, इसलिए गवर्नमेंट का बहुत ही you can say excessive कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन, बिकॉज इतना बड़ा वेंचर है, हर जगह पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैरियर्स लगा के रखे हैं। मोटिव प्रोटेक्शन है, सोसाइटी का प्रोटेक्शन, बट अल्टीमेटली इनके डिसीजन बहुत डिले हो जाते हैं। एंड लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनीज के ऊपर एक और लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल है कि कंपनी अपनी सारी इंफॉर्मेशन, सारे अकाउंट्स, सारे प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी कंपनी के अकाउंट्स होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो पब्लिक करना पड़ेगा। मतलब उसको पेपर में प्रिंट करवाना पड़ेगा, वो पब्लिक करना पड़ेगा। इससे लैक ऑफ सीक्रेसी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है सूटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कंपनी बहुत ही सूटेबल है, बल्कि बोलो इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप बड़े बड़े बिजनेस हाथ में लेना चाहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस पे स्टेप इन करना चाहते हैं, आप आयरन स्टील इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, आईटी सेल जो बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट हो, जिसमें बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए, वो मुमकिन नहीं है बिना इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के, बिना जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट आर गवर्नमेंट कंपनी? सो दोस कंपनी, a company is said to be a government company if it has following features। अगर उसके ये वाले फीचर हैं, सबसे पहला फीचर मिनिमम 51% शेयर, 51% शेयर इन द कंपनी इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। मिनिमम 51% शेयर जिस कंपनी में सरकार का होता है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो मिनिमम 51% शेयर इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड इज इट is also having a separate legal entity. It is also having a separate legal entity. Third is its directors, all directors are appointed by the government. और इसके जो employees होते हैं, they are not the civil servants. इसके employees are not the civil servants. और इसके जो accounts audit किए जाते हैं, audit is undertaken by the Comptroller Auditor General of India. It is Comptroller Auditor General of India, जिसको CAGI कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ONGC, MNTL, Coal India, Hindustan Machine and Limited, that is HMT. ये सब HMT, these are the basic example of the government company. अब हम करते हैं बात मल्टीनेशनल कंपनीज की। सो व्हाट आर मल्टीनेशनल कंपनीज? मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज कंपनीज व्हिच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्रीज। Multinational companies are those companies which operate in more than one country. They have their production center in more than one country. Example of multinational companies are Philips, Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Sony, Citibank, LG. These all are the examples of multinational companies. अब हम मल्टीनेशनल कंपनी के कुछ एडवांटेज देखते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ये आपकी कंट्री में आके बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती हैं, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। FDI कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन कंपनीज आपके यहाँ आती हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती हैं, जिससे आपकी कंपनी को कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉरेन
कैपिटल। नेक्स्ट, जब ये आके इतना सारा पैसा डालती हैं आपकी कंट्री में, आके कंपनी ऑपरेट करती हैं, कंपनी खोलती हैं, तो आपकी कंट्री में रोजगार बढ़ते हैं, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इज यू कम टू नो व्हेन दे कम डाउन टू आवर कंट्री, वी कम टू नो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। सो दे ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग अप मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, जो एक दूसरी डेवलपिंग कंट्री को मालूम पड़ता है कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी होती है। नेक्स्ट, इसके साथ क्या होता है, हमारी छोटी इंडस्ट्रीज भी चलनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट। ये बना रही है से ये मोबाइल बना रही है, सैमसंग अपना मोबाइल बना रही है, सैमसंग मोबाइल बनाती है, बट उसका डब्बा, उसके डब्बे पे प्रिंटिंग, उसमें कैरी बैग, वो तो इंडियन कंपनी बनाएंगी। तो उसके साथ छोटी छोटी हमारी कंपनीज भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट, इससे होता क्या है उनके लिए बेनिफिट, क्योंकि एक्सपोर्ट डेवलप होता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। कुछ नुकसान भी है। एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक एंटरप्राइज, एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक एंटरप्राइज। हमारे यहाँ भी माइक्रोमैक्स कार्बन करके मोबाइल आए थे, नहीं चल पाए, फेवरिंग द कंपटीशन गिवन बाय नोकिया, बाय सैमसंग। रीजन, ये आए, ये ब्रांड्स इतने अच्छे, यू कैन से इतने डेवलप थे, इतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी कि डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, कभी कभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इनके सामने गिर जाते हैं, तो हमारी कंपनीज कभी कभी डेवलप नहीं हो पाती, और द डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट इज चेंज इन ट्रेडिशन, फिर ये लोग आके एक कंट्री का ट्रेडिशन चेंज कर देते हैं। We were not known to pizzas and burgers. When they came up with McDonald's, when they came up with अलग-अलग Pizza Huts, then एक tradition develop हुआ of burgers and pizza. Next is last concern for the priorities. ये हमारी कंट्री में आके ऑपरेट तो करते हैं, बट हमारी कंट्री की प्रायोरिटीज क्या है, इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है ऑफ द जॉइंट स्टॉक, मल्टीनेशनल कंपनीज। थैंक यू।